एक्सप्लोरर्स एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स वेयर नॉलेज फ्लोज एंड आइडिया ग्रोज। मैं हूं आपके साइंस एजुकेटर और आज के लेक्चर में स्टूडेंट्स हम क्लास 8 साइंस का जो हमारा चैप्टर 3 है हेल्थ द अल्टीमेट ट्रेजर, उसका एक नया टॉपिक पढ़ेंगे। आज हम देखेंगे कि आखिर जो डिजीजेस होती हैं वो कैसे कॉज होती हैं और उनके अलग अलग टाइप्स क्या होते हैं। ठीक है, इसके पहले के लेक्चर में मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि अगर हम अनवेल होते हैं तो हमारी बॉडी कैसे इंडिकेशंस देती है, साइन और सिम्टम्स क्या होते हैं। अगर वो लेक्चर आपको देखना है तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर आप ऊपर आई बटन पे टैप करके भी देख सकते हैं। आइए हम अपने लेक्चर में आगे बढ़ते हैं। तो अ डिजीज इज अ कंडीशन दैट अफेक्ट्स द नॉर्मल वर्किंग ऑफ बॉडी और माइंड। एक डिजीज वो कंडीशन होती है जो अफेक्ट करती है कि हमारा जो बॉडी है और माइंड है वो नॉर्मल वर्किंग कंडीशन में है या फिर नहीं है। कहने का क्या मतलब है कि जब डिजीज्ड कंडीशन आएगी तो हमारी जो नॉर्मल वर्किंग है वो हैम्पर होगी, वो क्या होगी, वो डिस्टर्ब होगी। ठीक है, तो डिजीज कंडीशन में तो ऑफ कोर्स नॉर्मल कंडीशन तो रहेगी नहीं, तो बॉडी और माइंड का जो फंक्शनिंग है वो क्या होगा, वो पहले से नॉर्मल से थोड़ा सा हैम्पर होगा, थोड़ा सा डिस्टर्ब्ड होगा। It can happen when one or more organ or organs stop functioning properly। ये कैसे होता है कि अगर कोई एक ऑर्गन है जिसकी फंक्शनिंग जो है प्रॉपर नहीं रही या फिर एक से ज़्यादा ऑर्गन है जिसकी फंक्शनिंग जो है वो डिस्टर्ब हो गई है, वो उसकी जो प्रॉपर फंक्शनिंग है वो होना स्टॉप हो गई है। Some diseases are caused by germs like bacteria, viruses, fungi, worms or even protozoa, single celled organisms। तो कुछ जो diseases होती हैं उनको germs cause करते हैं, जैसे कि वायरस हो गया, fungi, worms, even protozoa। ये जो आपके protozoa हैं, fungi हैं, जो बैक्टीरिया हैं, ये सब क्या हैं, ये सब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। ये मैं आपको पिछले चैप्टर में पढ़ा चुकी हूँ। तो germs की कैटेगरी में कौन कौन आएगा, सारे के सारे आएंगे, चाहे फंजाई है, चाहे वायरस है, चाहे प्रोटोजोआ है। कुछ जो वर्म्स होते हैं वो भी हमारे जर्म्स की ही कैटेगरी में आते हैं और ये ही सब के सब जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, किसी भी डिजीज को कॉज करने के लिए। ठीक है, तो कुछ डिजीजेस, नॉट ऑल डिजीजेस, कुछ डिजीजेस को जर्म्स जो हैं कॉज करते हैं। ये जो डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स हैं इनको हम क्या कहते हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो डिजीज को कॉज करते हैं, जिनकी वजह से डिजीज होती है, उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम पैथोजेन कहते हैं। उनको क्या कहते हैं, पैथोजेन कहते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि पैथोजेंस क्या होते हैं, तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो डिजीज कॉज करते हैं, जिनकी वजह से डिजीज होती है, उनको हम पैथोजेन कहते हैं। अब जैसे कोई वायरस है, फंजाई है, कोई बैक्टीरिया है, अगर वो डिजीज कॉज कर रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे कि वो उस डिजीज को कॉज करने वाला ऑर्गेनिज्म है, इसलिए वो एक पैथोजेन है। ठीक है, आ गई बात समझ में। Other diseases may result from poor nutrition और an unhealthy lifestyle। कुछ डिजीज को जो है पैथोजेन कॉज कर सकते हैं, कुछ डिजीज जो है हमारी लाइफस्टाइल अच्छी नहीं है, हम जो है प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं ले रहे हैं, अच्छी एक्सरसाइज नहीं ले रहे हैं, अच्छी जगह नहीं रह रहे हैं, क्लीन एयर नहीं है, पोल्यूटेड एरिया है, ऐसी इन सारी चीज़ों की वजह से भी हम जो है डिजीजेस को अपने अंदर जो है ला सकते हैं। इसकी वजह से डिजीजेस भी हमको हो सकती हैं। तो दो रीजंस क्या हो गए डिजीज कॉज होने के, पहला पैथोजेन, दूसरा पुअर न्यूट्रिशन और बुरी लाइफस्टाइल। ठीक है, some diseases last for short time while the others can continue for a long time and need regular treatment and care। कुछ diseases ऐसी होती हैं जो short time के लिए होती हैं। ठीक है, जो short time वाली diseases होती हैं उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं acute diseases, जो थोड़े टाइम के लिए हुई और फिर हमने क्या किया, उसका ट्रीटमेंट लिया, वो जल्दी से ठीक हो गई, उनको हमने क्या बोला, एक्यूट डिजीजेस। जो लॉन्ग टाइम के लिए डिजीज हो रही हैं, ठीक है, किसी को कोई चीज़ क्या है बहुत लंबे समय से है कि सालों से जो है ये बीमारी है, उसको हम क्या बोलेंगे, क्रोनिक डिजीज। उसको हम क्या बोलेंगे,
क्रोनिक डिजीज बोलेंगे तो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए जो डिजीज हुई वो क्या है, एक्यूट डिजीज है, और जो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए डिजीज है कि महीनों से सालों से बनी हुई है उसको हम बोलेंगे क्रोनिक डिजीज। ठीक है, तो ये हो गई हमारी एक्यूट और क्रोनिक डिजीज के बारे में। तो शॉर्ट टाइम के लिए है, कुछ ऐसी डिजीजेज हैं जो लॉन्ग टाइम के लिए है, जिनको लंबे ट्रीटमेंट और केयर की ज़रूरत पड़ती है। अब डिजीज़ को जो है किस बेसिस पे कि वो कैसे स्प्रेड हो रहे हैं, उस बेसिस पे जो है हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। डिजीज़ को जो है डिवाइड करते हैं दो कैटेगरी में, किस बेसिस पे कर रहे हैं कि वो जो है कैसे कॉज हो रहे हैं और कैसे स्प्रेड हो रहे हैं। इसके बेसिस पे हम डिजीज़ को दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहला कम्युनिकेबल डिजीज़, दूसरा नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। कम्युनिकेबल डिजीज़ ऐसे डिजीज़ होते हैं जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में चले जाते हैं, स्प्रेड हो जाते हैं। कम्युनिकेबल मतलब कम्युनिकेट हो रहे हैं, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में स्प्रेड हो जा रहे हैं, ये है कम्युनिकेबल डिजीज़। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ क्या हो गए, कोई ऐसी डिजीज़ है जो मुझे अगर है तो आप अगर मेरे कांटेक्ट में आएंगे या फिर मेरे आसपास हैं या फिर जो है मुझसे बात कर रहे हैं, मेरा जो है मेरे कांटेक्ट में है, तो आपको जो है वो स्प्रेड नहीं होगी। ऐसी डिजीज़ जो स्प्रेड नहीं होती है उनको हम क्या कहते हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ कहते हैं। ठीक है, तो पहला क्या है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। सम डिजीजेस जैसे कि कैंसर हो गया, डायबिटीज़ हो गया, एज़मा हो गया, ये सारे जो है पैथोजेंस कॉज नहीं करते हैं और ये स्प्रेड नहीं होते हैं एक पर्सन से दूसरे पर्सन में। ठीक है, तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस कौन से हैं, ऐसे डिजीजेस जैसे कि डायबिटीज़ है, कैंसर है, एज़मा है, जिनको पहली बात पैथोजन कॉज नहीं करते हैं। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ में नो पैथोजन इन्वॉल्व, और ये जो है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में स्प्रेड नहीं हो रहे हैं, ये जो है फैलने वाली बीमारियां नहीं हैं, उनको हम क्या बोलेंगे, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। और हमारी जो कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं वो क्या हैं, वो ऐसी डिजीज़ेस हैं जिनको पैथोजन कॉज कर रहे हैं, जिनको पैथोजन कॉज कर रहे हैं। नॉन कम्युनिकेबल में नो पैथोजन, कम्युनिकेबल में पैथोजन। जो नॉन कम्युनिकेबल है वो लाइफस्टाइल, डाइट या फिर आप कैसे एनवायरनमेंट में रहते हैं उसकी वजह से हो सकती है। हो सकता है आपको अगर एज़मा है तो एज़मा क्या होता है, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है। अब एज़मा जो है उसमें क्या है कि आप हो सकता है ऐसी जगह रह रहे हो जहाँ पे फैक्ट्री है और जहाँ पे एयर क्लीन नहीं है, उसकी वजह से आपको रेगुलर आप ऐसी जगह सांस लेते लेते आपको एज़मा हो गया। तो ये क्यों है, क्योंकि आपका एनवायरनमेंट क्लीन नहीं था। लाइफस्टाइल की वजह से, न्यूट्रिशन की वजह से, एनवायरनमेंट की वजह से जो हमारे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ेज़ हैं वो कॉज होते हैं। जो कम्युनिकेबल डिजीज़ेज़ हैं वो क्यों कॉज हो रहे हैं, उनके लिए रिस्पॉन्सिबल है हमारे डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स, जिनको हम पैथोजेन बोल रहे थे। ठीक है, और ये कम्युनिकेबल डिजीजेस जो होते हैं वो स्प्रेड हो सकते हैं वन पर्सन से दूसरे पर्सन में। ठीक है, तो कम्युनिकेबल डिजीज जो है वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में क्या होते हैं, स्प्रेड हो सकते हैं। ठीक है, सम एग्जाम्पल्स जो हैं कम्युनिकेबल डिजीज के वो क्या हैं, टाइफॉइड हो गया, डेंगू हो गया, फ्लू है, चिकन पॉक्स है या फिर कोविड-19 है। ये सारे के सारे जो डिजीज हैं वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में स्प्रेड हो सकते हैं, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, कम्युनिकेबल डिजीज बोलते हैं। ऑलराइट, इन रिसेंट ईयर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जो हैं जैसे कि डायबिटीज़ हो गया, हार्ट डिजीजेस हो गए, कैंसर हो गया, ये बहुत कॉमन हो चुके हैं हमारे इंडिया में। ठीक है, पिछले कुछ सालों में जो है जो हमारे नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस हैं वो बहुत ही कॉमन हो गए हैं हमारे कंट्री में। ठीक है, दिस इज हैपनिंग बिकॉज चेंजेस इन हाउ पीपल लिव, जैसे कि बाहर का बहुत सारा प्रोसेस्ड फूड खाना, लेस एक्सरसाइज करना और साथ ही साथ जो है लिविंग लॉन्गर लाइफ। अब जैसे बहुत सारी जो है टेक्नोलॉजीज आई जिसकी वजह से लाइफ सस्टेन तो कर जाती है, लेकिन उसमें क्या होती है, अलग अलग तरीके की बीमारियां हो जाती हैं। तो जो हमारी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है उसका क्या रीज़न है, मेजरली हमारी लाइफस्टाइल है। हम इतना सारा जंक खाते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, ओवर जो है हम क्या स्क्रीन टाइम ज़्यादा करते हैं, साथ ही साथ उसके बाद हम ओवर वर्क करते हैं, फिर टाइम से जो है सोते नहीं हैं। ये सारी जो चीज़ें हैं इनकी वजह से ज़्यादातर जो हमको लाइफस्टाइल डिजीजेस हैं वो होती हैं और वो आती हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस की कैटेगरी में।
टुडे मोस्ट डेथ इन इंडिया आर कॉज्ड बाय नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। आज के टाइम पे जो मोस्टली जो डेथ है इंडिया में वो क्यों हो रही है, क्योंकि नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज उसका रीजन है। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंस बिटवीन द टू टाइप्स ऑफ डिजीजेज हेल्प अस नो हाउ डिजीजेज स्प्रेड एंड हाउ टू प्रिवेंट देम। तो इनके बारे में अगर आप समझेंगे कि ये जो कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है इनमें क्या डिफरेंस है, तो हमको समझ आएगा कि ये कैसे स्प्रेड हो रही हैं और इनके स्प्रेड को हम कैसे रोक सकते हैं, कैसे जो है प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक है, हाउ कम्युनिकेबल डिजीजेज आर कॉज्ड एंड स्प्रेड। तो पहले बात कर लेते हैं कम्युनिकेबल डिजीजेज के बारे में कि आखिर कम्युनिकेबल जो डिजीजेज हैं आखिर वो कैसे हो रहे हैं, आखिर उनको कॉज क्या है उनके होने का और वो कैसे जो है फैल रहे हैं, आइए देख लेते हैं। तो जो सारे कम्युनिकेबल डिजीजेज हैं वो कौन कर रहा है, वो करता है हमारा पैथोजन। अब पैथोजन जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, वो तो एयर में भी हो सकते हैं, वाटर में भी हो सकते हैं, किसी के फूड में हो सकते हैं, सॉइल में हो सकते हैं, कहीं पर भी प्रेजेंट हो सकते हैं। तो ये स्प्रेड कैसे हो सकते हैं, बहुत सारे तरीकों से जो है स्प्रेड हो सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे। तो दीज पैथोजन कैन एंटर आवर बॉडी थ्रू एयर वी ब्रीथ। तो ये जो पैथोजन है वो हमारी बॉडी में कैसे एंटर हो सकते हैं, एयर से। जैसे अगर मान लीजिए कोई पैथोजन है जो एयर में प्रेजेंट है, हमने इनहेल किया, वो हमारी बॉडी में चला गया। बाई कंज्यूमिंग कंटामिनेटेड फूड और वाटर एंड मोर, या फिर आपने मान लीजिए कोई ऐसा फूड था जिसको किसी ऐसे जिसमें कोई ऐसा पैथोजन प्रेजेंट था जो कोई डिजीज़ कॉज करता है, आपने वो फूड खा लिया या फिर आपने वो पानी पी लिया, हमारे अंदर क्या हुआ, वो चला गया पैथोजन। अब वो हमारे अंदर जाके क्या करेगा, कम्युनिकेबल डिजीज़ कॉज करेगा। जिस चीज़ का वो पैथोजन होगा वो बीमारी अब वो पैथोजन हमारी बॉडी में जाके कॉज करेगा। बट हाउ डू दीज पैथोजन स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। लेकिन चलिए ये तो मान लीजिए एयर से मैंने ब्रीथ कर लिया और मेरे अंदर आ गया, खाना मैंने खाया तो मुझे हो गई बीमारी, लेकिन मुझसे अगर ये कम्युनिकेबल डिजीज हम क्या कर रहे हैं, वन पर्सन से दूसरे पर्सन में चली जा रही है, आखिर वो कैसे हो रहा है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में कैसे स्प्रेड हो रही है, आइए वो भी देख लेते हैं। वन कॉमन वे इज थ्रू एयर। सबसे जो कॉमन वे है वो क्या है, एयर के थ्रू जो है ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन में स्प्रेड हो जाती है। जब इन्फेक्टेड पर्सन जो है उसने खांसा या फिर उसने छींका, जैसे कि अगर मुझे कोई बीमारी है, सपोज सिंपल मुझे कॉमन कोल्ड है, ठीक है, अब मैंने क्या करा, मैंने अगर कोई मेरे पास हैंकरचिफ नहीं है, कुछ नहीं, मैंने लापरवाही करी और जहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे वहाँ पर जाकर मैंने छींका। तो जब मैं छींकूंगी तो मेरे अंदर जो वायरस है वो छींकने से जो ड्रॉपलेट्स निकले हैं उससे वो भी बाहर आया और वो क्या हुआ, एनवायरनमेंट में जो है फैल गया। तो आसपास जो लोग हैं वो जब जो है इनहेल करेंगे तो वो वायरस उनकी बॉडी में भी चला जाएगा। तो ऐसे एयर के थ्रू जो है क्या हुआ, वो हमारा जो वायरस था वो फैल गया। तो कोई भी पैथोजन जो है वो एयर के थ्रू इसी तरीके से फैलता है कि अगर जो इन्फेक्टेड पर्सन है जिसके अंदर वो पैथोजन प्रेजेंट है, वो पैथोजन जो है अगर वो छींक रहा है, खांस रहा है और ऐसी एयर में जो है एक ऐसा पर्सन जो हेल्दी है वो जाके जो है इनहेल कर लेगा, उसको अपने अंदर जो है ले जाएगा उस पैथोजन को, तो क्या होगी, उसकी बॉडी में भी डिजीज जो है वो कॉज हो जाएगी थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट लाइक शेकिंग हैंड्स। अब मान लीजिए जैसे मुझे कॉमन कोल्ड है तो मैं क्या करूँगी, मैंने अपना हैंड लगाया अपनी नोज़ पे, अपने माउथ पे, या फिर मैंने हैंड लगा के छींका या फिर खांसी आई मुझे, तो अब अगर ये हाथ मैंने जो है प्रॉपरली क्लीन नहीं किया, अगर अच्छे से हैंड वॉश नहीं किया और इसी हैंड से किसी का हैंड शेक कर लिया किसी और से, तो क्या होगा, तो जब हम हैंड शेक कर लेंगे तो अब ये जो यहाँ पर जो पैथोजन हमारे आ गया था वो पैथोजन जो है अब सामने वाले के हैंड पर चला जाएगा और फिर उसने क्या किया, वो अपने नोज पे लगाएगा, अपना हाथ जो है अपनी बॉडी में इधर उधर लगाएगा, तो उससे क्या होगा, उसकी बॉडी में वो पैथोजन चला जाएगा और डिजीज को कॉज करेगा। ठीक है, इनडायरेक्टली कैसे हो सकता है, किसी के पर्सनल आइटम्स जो है ऐसा पर्सन
मान लीजिए कि किसी ने जो है ऐसा पर्सन है जिसने छींका और उसने अपने हाथ जो है नहीं क्लीन किए, उसने जाके किसी टॉवल में पोंछ लिया। अब मुझे नहीं पता था, लेकिन मैंने भी जाके उस टॉवल में क्या करा, अपना हैंड क्लीन कर लिया या उससे अपना माउथ जो है वो वाइप कर लिया, अपना फेस वाइप कर लिया। तो क्या हुआ, उस टॉवल में जो माइक्रोब्स थे या फिर उस टॉवल में जो पैथोजन था, अब वो मेरी बॉडी पर आ गया, वो मेरी बॉडी के अंदर चला जाएगा। तो ऐसे इनडायरेक्टली पर्सनल आइटम शेयर करने से ऐसे पर्सन जिसको कोई इन्फेक्शन है वो इन्फेक्शन हमको भी फैल सकता है। ठीक है। सम ऑफ द कम्युनिकेबल डिजीजेज स्प्रेड थ्रू कंटामिनेटेड ड्रिंकिंग वाटर एंड फूड। कुछ जो हमारे कम्युनिकेबल डिजीजेस हैं वो कंटामिनेटेड का मतलब क्या है, इन्फेक्टेड, मतलब कि ऐसा वाटर जिसमें वो पैथोजन प्रेजेंट है, ऐसा फूड जिसमें वो पैथोजन प्रेजेंट है किसी भी तरीके से। मान लीजिए कि कोई एक ऐसा पैथोजन है जिसको जो है किसी के अंदर प्रेजेंट था, उसने क्या किया, उसने फीसेस निकाली, उसने जो है अपनी बॉडी का जो वेस्ट था वो बाहर निकाला। अब वो वेस्ट जाके कहीं वाटर में मिल गया, वो वाटर किसी तरीके से जो है हमारे घर में आया और फिर वो क्या हुआ, हमने उसको किसी भी तरीके से यूज़ कर लिया। बेसिकली वो कंटामिनेटेड वाटर के कॉन्टैक्ट में हम आ गए, तो क्या हुआ, हमने उसको पैथोजन को अपने जो है बॉडी में क्या करा, अपनी बॉडी में वो चला गया। या फिर हमने ऐसा फूड खा लिया जो कंटामिनेटेड था, जो इन्फेक्टेड फूड था, हमने वो खा लिया, तो उससे भी जो है कुछ कम्युनिकेबल डिजीज जो है वो फैलती हैं। Some pathogen are also spread by insects, जैसे कि मॉस्किटोज, हाउस फ्लाइज। These insects are called vectors। अब कुछ पैथोजन जो हैं वो जो है किससे फैलते हैं, हमारे इंसेक्ट्स की हेल्प से, जैसे कि कुछ मच्छर हो गई, मक्खियाँ हो गई, ये भी कुछ पैथोजेंस को जो है फैलाती हैं। जैसे कि आप मलेरिया ले लीजिए, हम सबको पता है कि मलेरिया किससे होता है, मच्छर के काटने से होता है। तो उस मच्छर के अंदर जो है ये पैथोजन प्रेजेंट है, उसने हमको जब बाइट किया तो उसने वो पैथोजन हमारी बॉडी में डाल दिया, इसलिए हमको क्या हुआ, हमको मलेरिया हो गया। अब ये जो बाइट कर रहा है, ये जो स्प्रेड हो रहा है, ये हम मेरा और किसी पर्सन का तो कांटेक्ट था नहीं, ये क्या हुआ, हम मेरा और मॉस्किटो का कांटेक्ट था। मैंने डायरेक्टली किसी पर्सन को नहीं दिया, उस मॉस्किटो ने जो है किसी पर्सन का ब्लड जो है सक किया होगा, तो मॉस्किटो की बॉडी के अंदर आ गया वो पैथोजन, फिर उसी मॉस्किटो ने मुझे बाइट किया तो उसकी मॉस्किटो की बॉडी से मेरे अंदर आ गया वो पैथोजन। तो ये जो पैथोजन है ये कैसे एक्ट कर रहा है, ये डायरेक्ट जो है, जो हम कम्युनिकेबल डिजीज कह रहे हैं कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जा रहा है, ये वैसा नहीं है। ये बीच में एक जो है वेक्टर को यूज कर रहा है, ये बीच में जो वेक्टर है उसको यूज कर रहा है। वेक्टर कौन है, मॉस्किटो या हाउस फ्लाइज के थ्रू। इन इंसेक्ट्स को जो हमको डिजीज को जो है स्प्रेड करवा रहे हैं, इनको हम क्या बोलेंगे, वेक्टर्स बोलेंगे। ठीक है, ये पैथोजन नहीं है, आप समझने की कोशिश करिएगा, ये पैथोजन नहीं है, ये इंसेक्ट्स जो हैं वेक्टर्स हैं। ये सिर्फ एक मीडियम है जो उस पैथोजन को हमारी बॉडी में लाके छोड़ रहे हैं। ये पैथोजन नहीं है, ये वेक्टर्स हैं, इनके अंदर वो पैथोजन प्रेजेंट है, वो ऑर्गेनिज्म डिजीज करने वाला। जब इन्होंने हमको बाइट किया तो वो ऑर्गेनिज्म इनकी बॉडी से हमारी बॉडी में आ गया। तो सिर्फ ये एक कैरियर है जो वो पैथोजन को लेकर हमारी बॉडी में डाल रहे हैं, ये पैथोजन खुद नहीं है, ये खुद क्या है, वेक्टर है। ऑलराइट, by understanding how diseases spread, we can take simple steps to protect ourselves and others। अगर हमको समझ आ रहा है कि आखिर ये डिजीजेस कैसे स्प्रेड हो रही हैं, तो हम थोड़े से जो है प्रिवेंशन करके, थोड़ा सा जो है मेजरमेंट लेके हम क्या करेंगे, हम इन डिजीजेस से जो है खुद को और अपने आसपास के लोगों को भी बचा सकते हैं। Let us find out how these communicable diseases spread and how we कैन प्रिवेंट देम। आइए पता लगाते हैं कि आखिर ये जो कम्युनिकेबल डिजीजेस हैं ये कैसे स्प्रेड होती हैं। साथ ही साथ आइए ये भी देखते हैं कि कैसे हम इनको जो है प्रिवेंट कर सकते हैं। तो अब हम एक एक्टिविटी करेंगे और एक्टिविटी में क्या है, हम थोड़ी सी रिसर्च करके पूरा एक चार्ट प्रिपेयर करेंगे बहुत सारी डिजीजेस का। तो ग्रेड 8 के स्टूडेंट्स ने जो है कुछ कॉमन कम्युनिकेबल डिजीजेस की जो है लिस्ट बनाई है, उसको टेबल 3.1 में जो है लिखा
लिखा है, ठीक है। लाइब्रेरी से लेकर अपनी कम्युनिटी में जो है सर्वे करके उन्होंने ये सारी चीज़ें निकाली हैं। अब आपको क्या करना है, बुक्स से जो है इंफॉर्मेशन निकालना है, ट्रस्टेड वेबसाइट से, अपनी साइंस की टीचर की हेल्प से, और अगर कोई वहाँ पर आपको लग रहा है डिटेल रह गई है तो वो आपको जो है ऐड करनी है। आप टेबल को पढ़िए और सोचिए कि क्या स्टेप्स लेकर हम इन डिजीजेस से जो है खुद को बचा सकते हैं। तो ये क्या है, ये है हमारा वो टेबल। तो सबसे पहले इसमें क्या है, डिजीज, फिर उसको किसने कॉज किया है, फिर कहाँ पर उसको अफेक्ट, हमारी बॉडी के कौन से पार्ट को वो अफेक्ट कर रहा है, फिर वो क्या सिम्टम्स जो है प्रोड्यूस कर रहा है, और उससे बचने के क्या तरीके हैं, ये हम देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला जो है, आइए हम देखते हैं कि जो एयर से फैलने वाली बीमारियां हैं, किस चीज़ से फैलने वाली बीमारियां हैं, एयर से फैलने वाली बीमारियां हैं। तो एयर से कौन कौन सी बीमारी फैल रही है, सबसे पहला है कॉमन कोल्ड एंड इन्फ्लुएंजा। अब ये कॉमन कोल्ड क्या होता है, जो जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं कि सर्दी हो गई है, ठीक है, उसी सर्दी जुकाम को हम कॉमन कोल्ड बोलते हैं। जब ये चीज़ बहुत सीवियर हो जाती है तो क्या होता है, इन्फ्लुएंजा हो जाता है। जैसे जब हमको ये कौन कॉज कर रहा है, वायरस कॉज कर रहा है। दोनों चीज़ों के वायरस जो हैं अलग अलग हैं। तो जब कॉमन कोल्ड जो है जल्दी ठीक हो जाती है, करीब 1 हफ्ते में ठीक हो जाती है, लेकिन उससे ज़्यादा टाइम लेती है हमारी इन्फ्लुएंजा ठीक होने में। तो सिम्टम्स ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं, लेकिन बस सिवियरिटी क्या होती है, इन्फ्लुएंजा में ज़्यादा होती है, ठीक है। तो डिजीज में देखें कॉमन कोल्ड और इन्फ्लुएंजा, तो कॉमन कोल्ड को कौन कॉज कर रहा है, राइनो वायरस। कॉमन कोल्ड को कौन सा वायरस कॉज कर रहा है, राइनो वायरस। और इन्फ्लुएंजा को कौन कॉज कर रहा है, इन्फ्लुएंजा वायरस, ठीक है। कॉमन कोल्ड को कौन कॉज कर रहा है, राइनो वायरस, और इन्फ्लुएंजा को कौन कॉज कर रहा है, इन्फ्लुएंजा वायरस, ठीक है। आ गई बात समझ में। ये वायरस से होने वाली बीमारियां हैं, ये तीनों जो है किससे होने वाली बीमारियां हैं, वायरस से होने वाली बीमारियां हैं। और ये स्प्रेड कैसे हो रही हैं, एयर के थ्रू स्प्रेड हो रही हैं, ठीक है। अभी हम कैसे पढ़ रहे हैं, हमने इस टेबल को, ये जो टेबल है ये किस हिसाब से डिवाइडेड है, ये इस हिसाब से डिवाइडेड है कि आखिर किस मीडियम से जो हमारी डिजीजेस हैं वो स्प्रेड हो रही हैं। तो पहला मीडियम हमने क्या लिया है कि वो एयर से स्प्रेड होने वाली बीमारियां हैं। तो उसमें पहला क्या है, पहले हम वायरस से, जो ऐसी बीमारियां हैं जो एयर के थ्रू स्प्रेड हो रही हैं और उनका कॉज कौन है, वायरस है। आइए पहले वो देखते हैं। तो कॉमन कोल्ड और इन्फ्लुएंजा, कॉमन कोल्ड राइनो वायरस, इन्फ्लुएंजा इन्फ्लुएंजा वायरस, ये किसको अफेक्ट करते हैं, हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को, ये हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को अफेक्ट करते हैं। तो हमको क्या होती है, सांस लेने में जो है दिक्कत होती है, नोज ब्लॉक होती है, स्नीजिंग होती है, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो इसमें क्या होता है, नेजल कंजेशन, हमारी नोज जो है ब्लॉक हो जाती है, साथ साथ रनी नोज भी आपको जो है देखने को मिलती है। जो हमारा गला है वो सोर हो जाता है, जो थ्रोट है वो हमारा बहुत सोर हो जाता है। इसमें आपको बुखार देखने को मिलेगा, खांसी देखने को मिलेगी, टायर्डनेस देखने को मिलेगी, और बॉडी जो है उसमें पेन रहेगा, बॉडी एक होगी, ठीक है। ये सारे सिम्टम्स हमको देखने को मिलते हैं कॉमन कोल्ड में और इन्फ्लुएंजा में। अब इसको हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, मान लीजिए कि किसी को कॉमन कोल्ड है, तो हमको क्या होगा, हमको उसको बोलना है कि तुम मास्क पहन के रखो, जो है अपनी जो है ट्रीटमेंट लो, साथ ही साथ जो है अच्छा स्टीम लो, आप दिन में 2-3 बार स्टीम लो, और अपनी जो है साफ सफाई उसको मेंटेन रखो। और हमको क्या करना है, हैंड्स जो है वो फ्रीक्वेंटली वॉश करना है, हमको अपने हाथ जो है बिल्कुल साफ सुथरे रखने। ये हाथ जो होते हैं इनसे बहुत सारी बीमारियां फैलती है। गंदे हाथ होना, गंदे नेल्स होना, क्योंकि आपने कहीं टच किया, आपको पता भी नहीं चला, और फिर आपने अनइंटेंशनली अपना नोज टच कर दिया, माउथ टच कर दिया, कुछ खा लिया, तो ऐसे क्या होते हैं, हम अगर हैंड्स क्लीन रखेंगे तो बहुत सारी बीमारियां जो हैं खुद ब खुद प्रिवेंट हो जाती हैं। और ऐसे इंसान से जिसको ये चीज़ हुई है, जिसको ये इन्फेक्शन हुआ है, उससे हमको जो है कोई भी उसका आइटम जो है शेयर नहीं करना है, उसका यूज़ किया हुआ टॉवल, नोटबुक, कपड़े, पेन, कुछ भी उससे शेयर नहीं करना है। और माउथ और नोज को जो है कवर करके रखना है, प्रॉपर मास्क जो है वो लगा कर रखना है, ठीक है।
अब दूसरी डिजीज क्या है? चिकन पॉक्स। अब चिकन पॉक्स जो है ये कौन करवाता है? ये भी एक वायरस करवाता है जिसका नाम है वेरिसेला ज़ूस्टर वायरस। कौन सा वायरस है? वेरिसेला ज़ूस्टर वायरस। अब ये जो वेरिसेला ज़ूस्टर वायरस है ये भी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और स्किन को अफेक्ट करता है। अब आपने देखा होगा चिकन पॉक्स अगर किसी को हुआ होगा तो स्किन पे क्या है? ब्लिस्टर्स आ जाते हैं। उन ब्लिस्टर्स में जो है फ्लूइड भी भरा रहता है। तो ये जो स्किन पे ब्लिस्टर्स आ रहे हैं ये किसका सिम्टम है? ये है हमारे चिकन पॉक्स का। ठीक है, इसमें आपको माइल्ड फीवर होगा, स्किन पे जो है इची स्किन होगी, खुजली बहुत होती है, रैशेस देखने को मिलते हैं, ब्लिस्टर्स देखने को मिलते हैं। ये सारे जो है सिम्टम्स हैं चिकन पॉक्स के। अब आप इसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? जिसको चिकन पॉक्स हुआ है उसको हमको आइसोलेट करना है, मतलब कि उसको एक अलग जो है क्वारंटीन में हमको रखना है सो दैट उसके कॉन्टैक्ट में कोई और नहीं आए और जो ये डिजीज़ है ये और ना फैले और स्प्रेड ना हो। ठीक है, तो कंप्लीट आइसोलेशन करना है। जो माउथ है, नोज है, उसको जो है कवर करके रखना है और वैक्सीनेशन जो है हमको करनी है। चिकन पॉक्स का जो वैक्सीनेशन है वो करवा लेना चाहिए। साथ ही साथ जो है आपको क्लेनलीनेस जो है मेंटेन करके रखना चाहिए, उस पर्सन के कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये जो हमारा चिकन पॉक्स है ये जैसे मैंने आपको बताया ब्लिस्टर्स होती हैं स्किन पे, उसमें क्या होता है? फ्लूइड होता है। अगर वो फ्लूइड आपको लग गया तो ये जो है वैसे भी स्प्रेड हो जाती है। तो इसलिए हमको क्या करना है? उस पर्सन के कांटेक्ट में नहीं आना है, उसको जो है हमको क्या करना है? आइसोलेशन में रखना है ताकि वो थोड़े दिनों में रिकवर हो जाए। ठीक है, आ गई बात समझ में? अब नेक्स्ट क्या है? मीजल्स। मीजल्स भी जो है आपने स्किन पे देखा हो रैशेस वगैरह हो जाते हैं। अब ये जो चिकन पॉक्स है ये मेजरली कहाँ से शुरू होता है? आपके नेक वगैरह से शुरू होगा, आपके चेस्ट एरिया से शुरू होगा और फिर जो है पूरी बॉडी में स्प्रेड होने लगेगा। मीजल्स भी जो है इसको कौन कॉज करता है? मीजल वायरस कॉज करता है। ठीक है, कौन कॉज करता है? मीजल वायरस कॉज करता है। और स्टूडेंट्स ये भी स्किन और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को अफेक्ट करता है। किसको अफेक्ट करेगा? स्किन को और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को अफेक्ट करेगा। इसमें फीवर देखने को मिलेगा, आपको सोर थ्रोट देखने को मिलेगा, साथ ही साथ इसमें आपको रैशेस देखने को मिलेंगे। कहाँ पर? मेजरली नेक वगैरह पे रैशेस देखने को मिलेंगे और ईयर और अदर पार्ट्स ऑफ द स्किन पे आपको जो है रैशेस देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये हो गया वायरस और ये एयर से फैलने वाली सारी डिजीजेज हैं, याद रखिएगा। तो मीजल्स कौन कॉज कर रहा है? मीजल वायरस। इसमें आपको पूरी बॉडी पे जो है रैशेस देखने को मिलेंगे आपको जो है। और इसका एक और चीज़ है, इसमें जो है मीजल्स में आपको माउथ में जो है वाइट कलर के स्पॉट्स देखने को मिलेंगे। मीजल होने से कुछ दिनों पहले आपको माउथ में वाइट कलर के स्पॉट्स देखने को मिलते हैं जिनको हम कॉप्लिक स्पॉट्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारा मीजल्स है इसमें फीवर है, गला जो है वो खराब रहेगा, साथ ही साथ पूरे नेक वगैरह ईयर वगैरह पे आपको रैशेस देखने को मिलेंगे और अदर पार्ट्स ऑफ द स्किन में भी पूरी रेडनेस और रैशेस होगी। अब इसके लिए क्या करना है? पेशेंट को आइसोलेट करना है, मास्क हमेशा लगा कर रखना है और जो हमारा हाइजीन है उसको मेंटेन रखना है, साथ ही साथ वैक्सीनेशन भी इसमें भी ज़रूरी है। ठीक है, आगे बात समझ में? आइए आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक हमने जो है देखा कि अब ये बैक्टीरिया आ गया। अभी तक हमने क्या देखा? वायरस से फैलने वाली डिजीजेस देखी थी जो एयर के थ्रू जो है फैल रही थी। तो कौन कॉज करवा रहा था इन डिजीजेस को? वायरस करवा रहा था। अब हम देखेंगे एक ऐसी डिजीज जो हमारा बैक्टीरिया कॉज करता है। तब तक आप कौन सा हमारा डिजीज, कौन सा वायरस कॉज कर रहा है ये रिवाइज कर लीजिए, फिर हम बैक्टीरिया पे जो है चलते हैं। आइए देखते हैं अब एक डिजीज जो बैक्टीरिया कॉज करता है और जो एयर के थ्रू जो है स्प्रेड हो रही है, जिसका नाम है ट्यूबरकुलोसिस। आपने सुना होगा टीबी हो जाती है लोगों को, यही है टीबी का फुल फॉर्म क्या है? ट्यूबरकुलोसिस। इसको कौन क्या कॉज करवाता है? माइकोबैक्टीरियम। इस बैक्टीरिया का क्या नाम है? माइकोबैक्टीरियम करवाता है। ठीक है, ये क्या अफेक्ट करता है? मेजरली लंग्स को अफेक्ट करता है। टीबी जो है लंग्स को अफेक्ट
करता है। साथ ही साथ स्टूडेंट्स टीबी हमारे और भी जगह पर हो सकती है बॉडी में, बोन्स में टीबी हो जाती है। तो मेजरली जो हमारी टीबी है वो कहाँ पर होती है, लंग्स में होती है, लेकिन टीबी और जगहों पर भी हो सकती है। कौन कॉज करवा रहा है, माइकोबैक्टीरियम। अब टीबी में जो है इम्यूनिटी इतनी खराब हो जाती है कि इसमें कॉफ, फीवर, फटीग, लॉस ऑफ वेट और एपेटाइट, लॉस ऑफ एपेटाइट और नाइट स्वेट्स भी देखने को मिलते हैं। मतलब कि आपको बहुत खांसी, बुखार जो है ये बना ही रहेगा, थकान जो है परसिस्टेंट रहेगी। साथ ही साथ आपका जो है भूख नहीं लगेगी, आपसे खाना नहीं खाया जाएगा। अब खाना नहीं खाएंगे तो इससे क्या होगा, आपकी जो है नींद खराब होगी, आपका वेट जो है वो बहुत तेज़ी से घटने लगेगा। रात को जो है बहुत ज़्यादा गर्मी होना, बहुत ज़्यादा अचानक से बहुत सारा जो है पसीना आना, ये सारी चीज़ें इसके सिम्टम्स हैं। अब हमको क्या करना है, ऐसे लोगों को, इसको प्रिवेंशन कैसे है, ऐसे लोगों से कांटेक्ट में जो है क्लोज नहीं आना है जिनको टीबी हो चुका है। ठीक है, अपने माउथ और नोज़ को कवर करना है, हाइजीन हमेशा मेंटेन करना है और वैक्सीन जो है वो लगवानी है। ठीक है, तो वैक्सीनेशन प्रॉपर होना चाहिए। आ गई बात समझ में। हमने क्या देख लिया, हमने टीबी के बारे में भी देख लिया। तो अभी तक हमने जो है 4 डिजीजेस देख ली जो एयर के थ्रू जो है स्प्रेड होती हैं और कुछ वायरसेस कॉज कर रहे थे, कुछ जो है बैक्टीरिया कॉज कर रहे थे, जैसे कि हमारा कॉमन कोल्ड हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया, फिर हमने देखा मीजल्स देखी, फिर हमने चिकन पॉक्स देखा और हमने जो है ट्यूबरकुलोसिस देख लिया। ठीक है, अब आइए कुछ ऐसी डिजीजेस देख लेते हैं जो कि वाटर और फूड से जो है फैल रही हैं। हमने एयर से फैलने वाली डिजीजेस देख ली, अब कैसे फैल रही हैं ये, वाटर और फूड से। आइए उनको भी देख लेते हैं। तो सबसे पहला है हेपेटाइटिस ए। ठीक है, अब हेपेटाइटिस ए आप देखिए वायरस कॉज कर रहा है इसको, हेपेटाइटिस ए वायरस कॉज करता है। इसको कौन कॉज कर रहा है, इसको हेपेटाइटिस ए वायरस जो है वो कॉज कर रहा है। तो हेपेटाइटिस, हेपेट का क्या मतलब होता है, हेपेट का मतलब होता है लिवर। ठीक है, हेपेट का मतलब होता है लिवर। तो हेपेटाइटिस जो है लिवर का जो है इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन, चलिए कह लीजिए, लिवर में जो है आपकी डिजीज हो गई है, यही है हेपेटाइटिस ए। तो ये किसको अफेक्ट कर रहा है, लिवर को अफेक्ट कर रहा है। फटीग होगा, इसमें आपको फीवर आएगा, लॉस ऑफ एपेटाइट होगा। अब आप देखेंगे जब आपको हेपेटाइटिस होता है तो वहाँ पे जॉन्डिस हो जाता है, पूरी बॉडी जो है वो येलोइश हो जाती है। ठीक है, तो आपको साथ ही साथ थकान होगी, फीवर होगा, आपको भूख नहीं लगेगी, आपको जो है उल्टी जैसा लगेगा, फिर वॉमिटिंग भी होगी और उसमें आपको जॉन्डिस होगा, पूरी बॉडी जो है येलोइश दिखेगी। पेन जो होगा कहाँ पर, अपर राइट अब्डोमेन में, आपका जो अब्डोमेन है उसमें अपर राइट साइड में कहाँ क्या होगा, पेन होगा। ठीक है, लिवर के पास जो है आपको पेन होने लगेगा। आ गई बात समझ में। अब इसमें हमको क्या करना है, बॉइल्ड वाटर को जो है पीना है। किससे फैल रही है ये समझने की कोशिश करिए, वाटर और फूड से फैल रही है। तो वाटर और फूड का हमको प्रिवेंशन करना है, बिल्कुल जो है प्लेन सिंपल और जो है बिल्कुल लाइट फूड खाना है और बॉइल्ड वाटर हमको पीना है। साथ ही साथ वैक्सीनेशन भी, हेपेटाइटिस वगैरह का जो वैक्सीनेशन है वो बचपन में ही हो जाता है, तो वैक्सीनेशन भी हमको ऑप्ट करना है। ठीक है, आ गई बात समझ में। ये हो गया वायरस से फैलने वाली एक डिजीज हेपेटाइटिस ए, जिसको हेपेटाइटिस ए वायरस फैला रहा था और ये कैसे फैल रही है, वाटर और फूड के थ्रू। अब नेक्स्ट है कॉलेरा। अब कॉलेरा जो है वो बैक्टीरिया कॉज करता है। कॉलेरा कौन सा बैक्टीरिया कॉज कर रहा है, विब्रियो कॉलेराए। ठीक है, ये जो विब्रियो कॉलेराए है, अब मैंने आपको प्रीवियस चैप्टर में बताया था विब्रियो किस शेप का होगा, विब्रियो बैक्टीरिया किस शेप का होगा, ये आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि आखिर विब्रियो बैक्टीरिया किस शेप का होगा। मैंने बताया था अलग अलग शेप ऑफ बैक्टीरिया जो होते हैं उनके अलग अलग नाम बताए थे, तो बताइए विब्रियो जो है कैसा शेप होगा। अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि आखिर कॉलेरा जो है वो विब्रियो कॉलेराई कहाँ अफेक्ट कर रहा है। तो स्टूडेंट्स, ये जो विब्रियो कॉलेराई है ये क्या करता है, इंटेस्टीन को अफेक्ट करता है। आपको जो है बहुत ज़्यादा डायरिया होगा, बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग होगी। अब अगर वॉमिटिंग हो रही है, डायरिया हो रहा है, उसकी वजह से डिहाइड्रेशन हो जाता है। अगर आपको बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग होती है
तो कहते हैं कि आप क्या करें, इलेक्ट्रॉल लीजिए। क्यों? क्योंकि उससे क्या होगा, हमारी बॉडी का जो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस है, जो हमारी बॉडी में जो है इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी हो गई है वो फुलफिल हो जाएगी, पानी जो है वो रिटेन हो जाएगा। डिहाइड्रेशन का क्या मतलब होता है, वाटर की हमारी बॉडी में कमी हो जाना। तो ये डिहाइड्रेशन को कवर करने के लिए हम इलेक्ट्रॉल लेते हैं। इलेक्ट्रॉल के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो पानी को जल्दी जल्दी अब्जॉर्ब करवाते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसमें क्या देखेंगे, इसमें हम देखेंगे कि बहुत सीवियर डायरिया हो रहा है, बहुत वॉमिटिंग हो रही है और डिहाइड्रेशन जो है वो भी हमको देखने को मिलेगा। अब कॉलेरा है क्योंकि, तो इसमें क्या है, हमारा बैक्टीरिया जो है उसने इन्फेक्ट कर दिया है। हम जहाँ पर वॉमिट कर रहे हैं या फिर जो हम फीसेस निकाल रहे हैं, जो हम एक्सक्रेटा निकाल रहे हैं अपनी बॉडी से, उसमें क्या होंगी, उसमें भी ये बैक्टीरिया प्रेजेंट होंगी। अब वो अगर किसी भी तरह से, जैसे अगर कोई गंदी कम्युनिटी में रहता है जहाँ साफ सफाई नहीं है, किसी भी तरह से अगर वो हमारे घर के पानी में मिक्स हो गए तो उसमें क्या आ जाएंगे, वो बैक्टीरिया आ जाएंगे और फिर जब हम उस वाटर को यूज़ करेंगे तो वो हमारी फैमिली में भी फैल जाएगा। इसलिए हमको जो है हमेशा ही जो वाटर वगैरह है, जो फूड वगैरह, उसको जो है बहुत ही अच्छे से, वो अच्छी जगह पे, मतलब साफ सुथरा पानी ही यूज़ करना चाहिए। तो इसमें क्या क्या प्रिवेंशन करेंगे हम, जो पर्सनल हाइजीन है उसको मेंटेन करके रखेंगे। जो हाइजीनिक चीज़ें हैं वो ही, खाना पानी, अपने जो कपड़े वगैरह हैं उन सब को क्या करेंगे, उन सबको बिल्कुल साफ सुथरा रहेंगे। गर्म पानी में वॉश किए हुए, सन में ड्राई किए हुए कपड़े जो है हम पहनेंगे, अच्छी सैनिटरी हैबिट्स को अपनाएंगे और पूरा अच्छे से पका हुआ खाना खाएंगे, बिल्कुल बॉइल्ड पानी जिसमें कोई पैथोजन नहीं हो वो पानी पिएंगे और वैक्सीनेशन भी ज़रूरी है। ठीक है, तो ये हो गया कॉलेरा के बारे में। नेक्स्ट है टाइफॉइड। अब टाइफॉइड भी जो है बैक्टीरिया कॉज करता है, उसका नाम है सैल्मोनेला टाइफी। ठीक है, कौन सा बैक्टीरिया है, सैल्मोनेला टाइफी। अब ये बैक्टीरिया भी जो है, टाइफॉइड भी जो है, आप देखेंगे तो इंटेस्टीन को अफेक्ट करता है। इतना ज़्यादा सीवियर हो जाता है कभी कभी टाइफॉइड के जो है, फीवर वगैरह तो आता है, ठीक है, फीवर है, बहुत ज़्यादा वीकनेस है, सब कुछ है, लेकिन साथ ही साथ कभी कभी इंटेस्टीन में जो है परफोरेशन होने लगता है। इंटेस्टीन में जो है आप देखेंगे तो वहाँ पर डिस्ट्रक्शन होने लगता है। ठीक है, तो टाइफॉइड जो है वो अगर ट्रीट नहीं हुआ प्रॉपर्ली तो वो सीवियर भी हो सकता है। तो इसमें हेडेक देखने को मिलेगा, अब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट देखने को मिलेगा, आपको बहुत फीवर के साथ डायरिया बहुत देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसमें भी क्या हो रहा है, फीवर है, डायरिया है, आपको डिस्कम्फर्ट है, बॉडी एक है, हेडेक है, ये सारे टाइफॉइड के सिम्टम्स हैं। इसमें आपको अपना हाइजीन मेंटेन करना है। ये किससे फैल रही है, अगर किसी ऐसे इंसान को टाइफॉइड है जिसको उसके हाथ का बना हुआ आपने खाना खा लिया तो उसने तो आपको भी फैला दिया। इसीलिए हमको क्या करना है, हाइजीन बहुत अच्छा मेंटेन करना है, सो दैट वो किसी और को नहीं फैले। अगर किसी को भी सिम्टम आ रहे हैं, बिल्कुल उसको जो है ये सारी चीज़ें काम नहीं करनी चाहिए, सो दैट वो और ना फैले। ठीक है, तो अपना हाइजीन मेंटेन करना, अपने कपड़े साफ रखना, अपनी चीज़ें आस पास सराउंडिंग साफ रखना, खुद को आइसोलेट कर लेना ऐसी सिचुएशन में, ये सारी चीज़ें सेंसिबल होती हैं। साथ ही साथ अपना खाना जो है वो प्रॉपरली कुक्ड होना चाहिए, लाइट मील होना चाहिए, पानी जो है बॉइल्ड वाटर हमको पीना है और वैक्सीनेशन भी ज़रूरी है। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है एस्कैरियासिस। ठीक है, अब एस्कैरियासिस जो है राउंड वर्म्स होते हैं, ये वर्म्स होते हैं एस्कैरियासिस जो होते हैं। एस्कैरियस लम्ब्रिकॉइड्स जो हैं ये जो है फैलाते हैं, ये जो वर्म हैं ये फैलाते हैं। ठीक है, ये बैक्टीरिया नहीं है, ये जो है फंजाई या फिर कोई माइक्रोब नहीं है, ये क्या है, ये वर्म्स हैं। ठीक है, ये वर्म्स हैं। अब आप देखेंगे लोग कहते पेट में कीड़े हो गए, ठीक है, अब ये उसी का एक पार्ट है, उसी का एक जो है, आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये वर्म्स भी जो हैं वो ही हैं, कि ये वर्म्स जो हैं कहाँ पर हैं, हमारे इंटेस्टीन में पहुँच गए हैं। अब ये कैसे पहुँचे, हमारे गंदे, कहीं इस पे कंटामिनेटेड फूड था, कहीं वाटर था, कहीं ऐसे फीसेस पड़े हुए थे जिसमें ये थे, वो फीसेस को गलती से कहीं से भी वो हमारे पानी में मिक्स हो गए, किसी भी तरीके से हमारे वो सप्लाई में आ गए। अब वो अगर यूज़ हुआ तो हमको भी हो जाएंगे ये। अब ये जो होंगे ये भी किसको अफेक्ट करेंगे, इंटेस्टीन को अफेक्ट करेंगे, और ये वर्म्स जो हैं स्टूल में लॉस ऑफ एपेटाइट होगा,
आपको आपके स्टूल में जो है वॉर्म्स निकलेंगे। अब अगर वो स्टूल अच्छे से डिस्पोज नहीं हुआ तो वो और फैलाएगा एस्कैरियासिस। इसलिए डिस्पोजल जो है स्टूल वगैरह का बहुत ही अच्छा होना चाहिए। इसीलिए कहते हैं कि अगर क्लीन एनवायरनमेंट है, ऐसी जगह जहाँ पानी साफ है, जहाँ खाना अच्छा है, जहाँ पे जो वेस्ट का डिस्पोजल है वो अच्छा है, वहाँ पर बीमारियाँ कम होती हैं। तो अगर वॉर्म्स स्टूल में देखने को मिल रहे हैं, लॉस ऑफ एपेटाइट है, ग्रोथ जो है बच्चों में वो अच्छी नहीं हो रही, साथ ही साथ क्या, अच्छा डायरिया बहुत हो रहा है, लॉस ऑफ एपेटाइट है, खाना खा नहीं रहा है, डायरिया बहुत ज़्यादा हो रहा है, इससे वीकनेस बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी, डिहाइड्रेशन देखने को मिलेगा, साथ ही साथ जो है आपको ग्रोथ जो है वो अच्छी नहीं हो पाएगी, वेट लॉस होगा और एनीमिया भी होगा। ठीक है, एनीमिया वगैरह भी इसमें देखने को मिलता है। तो आपको कैसे बचाना है इससे, अपना जो हाइजीन है वो मेंटेन रखना है, सैनिटरी हैबिट्स, आपको जो है हैंड वॉश अच्छे से हमेशा करना है। आप अगर जो है आपको डायरिया है तो आपको बार बार वॉश कर रहे हैं, अगर आप अपने पार्ट्स जो हैं तो उनको बहुत ही अच्छे से क्लीन करना है, अपने कपड़े वगैरह जो है बिल्कुल क्लीन पहनने हैं, साथ ही साथ जो है आपको प्रॉपरली कुक्ड खाना खाना है, बॉइल्ड वाटर पीना है और अपना जो सैनिटरी हैबिट्स हैं उनको अच्छा रखना है, सो दैट ये आपसे किसी और में ना फैले। ठीक है, तो वाटर और फूड से जो हमारी बीमारियां फैल रही थी वो हमने देख लिया कि हेपेटाइटिस है, कॉलेरा है, टाइफॉइड है और एस्कैरियासिस है, और उसके कौन से ऑर्गेनिज्म से वो हो रही है और कौन सा वो पार्ट अफेक्ट कर रही है, क्या सिम्टम्स आ रहे हैं, कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, ये हमने देख लिया। अब देखते हैं कुछ ऐसे डिजीजेस जो इंसेक्ट से फैलते हैं। ठीक है, अब इंसेक्ट्स को हम क्या बोलेंगे, इंसेक्ट्स को बोलेंगे वेक्टर्स। ठीक है, क्या बोलेंगे, वेक्टर्स। ऐसे डिजीजेस जो वेक्टर्स फैला रहे हैं उनके बारे में आइए देख लेते हैं। सबसे पहला है मलेरिया। अब ये जो मलेरिया है ये हमको सबको पता होगा कि मलेरिया जो है मॉस्किटो से होता है। ठीक है, फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो जो होती है वो फैलाती है मलेरिया, और वो प्रोटोजोआ जो है हमको क्या करती है, जो यहाँ पर पैथोजेन है, ये क्या है, पैथोजेन है। ये पैथोजेन जो है वो कौन सा है, यहाँ पर प्रोटोजोआ है। कौन सा प्रोटोजोआ, प्लाज्मोडियम नाम का। अब ये जो प्लाज्मोडियम है इसको हमारी बॉडी में कौन लेकर आ रहा है, इसको हमारी बॉडी में इंसेक्ट लेकर आ रहा है जिसका नाम है हमारा फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो। ठीक है, आ गई बात समझ में। मलेरिया कौन फैला रहा है, मलेरिया जो है हमारा प्रोटोजोआ जिसका नाम प्लाज्मोडियम है वो फैला रहा है, वो पैथोजेन है, वो डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है। लेकिन कौन सी चीज है, कौन सा कैरियर है, वो मीडियम कौन है जो वो लाके हमको पैथोजेन दे रहा है, वो है हमारा ये वेक्टर जिसका नाम है, जो एक इंसेक्ट है जो कि है हमारा मॉस्किटो, फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो। ठीक है, और ये स्किन और ब्लड को जो है अफेक्ट करता है। अब मलेरिया में क्या होता है, जैसे उसने ये जो प्रोटोजोआ है मस्कीटो ने लाके हमारे अंदर डाल दिया, वो क्या करेगा, जो हमारे सेल्स हैं, जो ब्लड वाले सेल्स हैं उनको तोड़ना चालू कर देगा। अब जब ब्लड के सेल्स को आप ब्रेक करने लगोगे तो हमारे में क्या होगा, हमारे तो कमी हो जाएगी ब्लड की। ठीक है, हमारी बॉडी में क्या होगी, ब्लड की कमी हो जाएगी। वो सारी चीज़ों की वजह से हमको बहुत हाई फीवर देखने को मिलता है और बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। ये वाले बुखार में क्या होता है, बहुत ज़्यादा ठंडी लगती है, फिर अचानक से जो है गर्मी होने लगती है, ऐसे करके जो है हमको मलेरिया में सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। तो ये स्किन को और ब्लड को अफेक्ट करता है, हाई फीवर देखने को मिलेगा, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग देखने को मिलेगी, और जो है टाइम टाइम से आपको पीरियोडिकली जो है चिल भी देखने को मिलेगा। चिल्स का मतलब कि बहुत ठंड लग रही है, सर्दी वाली जो है बिल्कुल वैसा बुखार आता है इसमें। ठीक है, अब हमको क्या करना है, क्योंकि मॉस्किटो से फैला है तो मॉस्किटो नेट लगाने या फिर मॉस्किटो रेपेलेंट्स यूज़ करने हैं। जैसे आप जो है कॉइल वगैरह लगाते हैं, कोई लिक्विड लगाते हैं, ओडोमॉस वगैरह है, वो सब आपको लगाना है। फुल स्लीव के कपड़े पहनने हैं, और ऐसी जगह जैसे आसपास जो है गंदगी नहीं हो, आसपास कहीं पानी नहीं ठहरा हो, सो दैट मॉस्किटो को जो है ब्रीड होने की जगह नहीं मिले, जैसे मॉस्किटो को जो है और ज़्यादा बढ़ने का मौका नहीं मिलना चाहिए, सो दैट हमको ये बीमारी नहीं हो। तो हमको क्या करनी है, साफ सफाई भी मेंटेन करके रखनी है। तो ये हो गया मलेरिया के बारे में।
अब डेंगू के बारे में जान लेते हैं। डेंगू फीवर को हम ब्रेक बोन फीवर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रेक बोन फीवर भी बोलते हैं। इसमें जो है आपके जॉइंट्स वगैरह में बहुत पेन रहता है डेंगू में, ठीक है। तो डेंगू को इसीलिए हम क्या बोलते हैं? ब्रेक बोन फीवर भी बोलते हैं। और इसको कौन फैलाता है? डेंगू वायरस की वजह से ये होता है, ठीक है। तो मलेरिया किसकी वजह से हो रहा था? कौन सा पैथोजन था? प्रोटोजोआ। और वायरस कौन सा पैथोजन जो है वो वायरस है किस केस में? डेंगू फीवर के केस में। तो डेंगू फीवर वायरस से हो रहा है। इसको भी कौन फैलाता है? इसका वेक्टर कौन है? ठीक है, फैला तो चलो वायरस रहा है, लेकिन इसका वेक्टर कौन है? कौन ये वायरस लाके हमारी बॉडी में देगा? ये भी एक मॉस्किटो होता है जिसको हम कहते हैं एडिस मॉस्किटो। एडिस इजिप्टाई नाम होता है। एडिस मॉस्किटो जो है वो लाके क्या करती हैं? हमारी बॉडी में इस वायरस को डाल देती हैं, ठीक है। तो इसमें भी स्किन जो है अफेक्ट हो रही है, ब्लड जो है अफेक्ट होता है। डेंगू फीवर में भी फीवर होता है, हेडेक होता है। इसमें मेनली क्या, जॉइंट्स वगैरह में पेन बहुत रहता है, मसल में बहुत पेन होता है, और नोजिया वगैरह, आपको जो है वॉमिटिंग जैसा फील होगा, आपको जो है वॉमिटिंग होती भी है, ठीक है। तो इसमें फीवर, हेडेक वगैरह आपको देखने को मिलेगा। इसमें भी हमको क्या करना? मच्छर से बचने के सारे तरीके अपनाने हैं, ठीक है। हमको क्या करना है? नेट वगैरह लगाना है, मॉस्किटो वाले रिपेलेंट लगाना है, फुल स्लीव के कपड़े पहनने हैं। मॉस्किटो ब्रीड नहीं कर पाए अपने आसपास, ऐसी जगहों पर जो है हमको सफाई वगैरह मेंटेन करनी है। और जहाँ पर स्टिल वाटर है, जैसे रुका हुआ पानी जहाँ पर है, वहाँ पे मॉस्किटो जल्दी जो है उसके ऊपर ब्रीड करते हैं। इसलिए हमको ऐसी जगह पर जाना अवॉइड करना है, और अगर आसपास हमारे ऐसी जगह है तो उस पानी को क्या करना है? वहाँ से निकाल देना है, सो दैट वहाँ पर ब्रीडिंग जो है मॉस्किटो की नहीं हो पाए, ठीक है। आ गई बात समझ में? तो ये हमने देख लिए कुछ चीज़ें, कुछ जो हमारी डिजीज़ेस थी जो हमारे एयर से हो रही थी, कुछ हमारे फूड और वाटर से स्प्रेड हो रही थी, कुछ जो है वेक्टर्स जैसे कि कुछ इंसेक्ट से हो रही थी। ये हमने कुछ कैसी डिजीजेस देख ली? कम्युनिकेबल डिजीजेस देख ली, जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में स्प्रेड हो सकती हैं। अब मलेरिया वगैरह आपको भले ही वेक्टर से हो रही हैं, लेकिन किसी एक पर्सन को अगर मलेरिया है, उसको मच्छर ने काटा, तो उसका पैथोजन मच्छर के अंदर गया, उस मच्छर ने फिर दूसरे पर्सन को काटा, तो इनडायरेक्टली क्या होगा? उसका पैथोजन वापस से दूसरे पर्सन में चला जाएगा जो वो पैथोजन लेकर आया था। तो इससे मुझसे किसी पर्सन में जो है मलेरिया स्प्रेड हो गया, ठीक है। आ गई बात समझ में? तो ये कुछ कम्युनिकेबल डिजीजेस थी। हियर आर सम सिंपल बट इम्पॉर्टेंट प्रिकॉशंस। अब प्रिकॉशंस जो हैं, कुछ जो कम्युनिकेबल डिजीजेस से बचने के प्रिकॉशंस हैं, वो आइए देख लेते हैं। अपने आप को और अपनी सराउंडिंग को जो है साफ रखना चाहिए। साफ सफाई वाली अगर जगह है तो आधी बीमारी तो ऐसे ही खत्म हो जाती है। जो बेसिक हाइजीन है, जो हर रोज़ की हाइजीन है, हाथ धोना, नहाना, साफ कपड़े पहनना, ये सारी चीज़ें आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। हाथ धोना है साबुन से, और वाटर को जो है वहाँ से रिमूव, मतलब साबुन से हाथ धोना है और अच्छे से उस साबुन को जो है वाटर से रिंस कर देना है, सो दैट पैथोजन जो हमारे हाथों में था वो निकल जाए। अपने माउथ को और नोज को जो है छींकते हुए, खांसते हुए कवर करना है हमेशा। हमेशा मास्क पहनना है क्राउडेड प्लेसेस में, सो दैट आपको अगर बीमारी है तो किसी को ना फैले, किसी की बीमारी आपको नहीं लगे, ठीक है। तो ये सारे थे प्रिवेंशन मेथड्स। और अवॉइड शेयरिंग पर्सनल आइटम्स लाइक टॉवेल और हैंकरचिफ। किसी की टॉवेल नहीं यूज़ करनी चाहिए, किसी की हैंकी नहीं यूज़ करनी चाहिए। पर्सनल आइटम्स में से भी अभी हमने देखा कि कैसे जो है डिजीज़ स्प्रेड हो जाती है। अपने घर को, खाने को, वाटर को हमेशा क्लीन रखना है। और अगर जो है आप अनवेल फील कर रहे हैं तो आपको घर पे रहना चाहिए, रेस्ट करना चाहिए, सो दैट बॉडी रिकवर कर पाए और आपकी जो डिजीज़ है वो दूसरे को ना हो, ठीक है। आ गई बात समझ में? ये सारे स्टेप्स को आप फॉलो करके किसी भी डिजीज़ को जो है प्रिवेंट होने से बचा सकते हैं। Some infectious diseases are caused by worms that live inside our bodies, especially in the digestive system. कुछ इन्फेक्शियस डिजीजेज मतलब एक से दूसरे में फैलने वाली, जैसे कि हमारी कम्युनिकेबल डिजीजेस। कुछ इन्फेक्शियस डिजीजेज ऐसी होती हैं जो कि वर्म्स के थ्रू होती हैं, ठीक है। और वो वर्म्स जो है हमारी बॉडी में रहने लग जाते हैं, और कहाँ पर? मेनली हमारे
डाइजेस्टिव सिस्टम में, ठीक है। तो मैंने आपको अभी क्या बताया, एस्केरिस, तो एस्केरियासिस जो बीमारी थी हमारी, जो वर्म से हो रही थी, वो यही थी। अब उसको जो दे फीड ऑन न्यूट्रिएंट्स एंड लिव एज पैरासाइट्स, organisms that live in or on another living being। ऐसे जो हमारे वर्म्स इस केस में क्या हैं, वर्म्स इस केस में पैरासाइट की तरह हमारी बॉडी में रह रहे हैं। पैरासाइट का क्या मतलब है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो किसी लिविंग बीइंग के अंदर या किसी लिविंग बीइंग के ऊपर रहते हैं, ठीक है। तो हमारी बॉडी के अंदर कौन रह रहा है, एक वर्म रह रहा है। हम लिविंग हैं, हमारी बॉडी के अंदर कौन रह रहा है, वो पैरासाइट रह रहा है जिसका नाम है वर्म, ठीक है। आ गई बात समझ में। तो ये वर्म्स हमारी बॉडी में कैसे रह रहे हैं, एज पैरासाइट्स। और पैरासाइट्स क्या होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो रहते हैं किसी लिविंग बीइंग के ऊपर या फिर लिविंग बीइंग के अंदर, ठीक है। आ गई बात समझ में। These worms usually spread through contaminated food, water, soil or contact with infected persons or animals। ये worms कैसे spread हो रहे हैं, mainly ये जो worms spread होते हैं वो खाने से, पानी से या फिर soil से, या फिर ऐसा कोई इंसान जिसका ऑलरेडी ये जो है डिजीज़ हो चुकी है, उसके अगर आप कांटेक्ट में आ गए, या किस कोई ऐसा एनिमल है जो अफेक्टेड है उसके कांटेक्ट में आ गए, तो आपको ये डिजीज़ हो सकती है, ठीक है। तो आर डिजीजेज ऑलवेज कॉज्ड बाय इन्फेक्शंस। अभी तक हमने देखा कि सारे ही जो डिजीज हैं उनको जो है कोई कॉज कर रहा है, कोई पैथोजन है जो कॉज कर रहा है। वेक्टर्स देखे, पैरासाइट्स देखे, सब चीज़ें हमने देख ली। तो क्या जो डिजीजेस होती हैं वो हमेशा इन्फेक्शंस के थ्रू ही होती हैं? नहीं, उन्हीं कैटेगरी ऑफ डिजीजेस जो इन्फेक्शन के थ्रू नहीं हो रही हैं उनको हम कहते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, ठीक है। उनको हम क्या कहते हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं। You learned that non-communicable diseases like cancer, diabetes and asthma are linked to lifestyle, diet और environment। आपने अभी तक क्या पढ़ा कि जो हमारी non-communicable disease है, ऐसी disease जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में नहीं फैल रही हैं, जैसे कि कैंसर हो गया, डायबिटीज हो गई, एस्मा हो गया, ये क्या होती हैं, ये आपकी लाइफस्टाइल की वजह से आपको कॉज हो सकती हैं, आपकी डाइट की और आप कैसे एनवायरनमेंट में रहते हैं इसकी वजह से जो है ये डिजीजेस कॉज होती हैं। दे आर द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ इन इंडिया। ये जो हमारी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं ये मेजर कॉज हैं। भले ही आपको मैंने बहुत सारी बीमारियां पढ़ाई इन्फेक्शियस डिजीजेस के या फिर कम्युनिकेबल डिजीजेस के, लेकिन मोस्ट कॉमन जो कॉज है डेथ की इंडिया में वो है हमारी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। ग्रेड 6 में आपने जो है स्कर्वी के बारे में पढ़ा था, एनीमिया और गॉइटर के बारे में पढ़ा था, जो कि कॉज होते हैं किससे, कुछ न्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से आपकी डाइट में। जैसे अगर स्कर्वी की बात करें तो ये विटामिन सी की कमी से, जिसको एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं, इसकी कमी से स्कर्वी हो जाती है, ठीक है। बात हो गई एनीमिया की। एनीमिया क्यों हो रहा है, एनीमिया जो है हमारी जो बॉडी में ब्लड है उसकी कमी हो जा रही है। गॉइटर क्यों हो रहा है, गॉइटर जैसे हमारा जो थायराइड हार्मोन है वो कम हो गया। गॉइटर क्यों हो गया, आपने आयोडीन नहीं लिया तो गॉइटर का हो गया आपको। तो ये सब चीज़ें क्यों हो रही हैं, क्योंकि हमारी डाइट में किसी न्यूट्रिएंट की कमी थी, ठीक है। ये न्यूट्रिएंट की कमी की वजह से ये सारी बीमारियां हो रही हैं। These are called deficiency diseases are also non-communicable, ठीक है। ये कैसी हैं, ये जो हमारी deficiency diseases कहलाती हैं। ये किसी चीज़ की डाइट में किसी स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट की कमी से होने वाली जो डिजीजेज हैं वो क्या हैं, वो deficiency diseases हैं। और ये भी किस कैटेगरी में आती हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस की कैटेगरी में आती हैं। अब जैसे अगर किसी को गॉइटर है तो उसकी कमी अगर आयोडीन वो लेने लगे तो क्या होगा, गॉइटर ठीक होने लगेगा, लेकिन गॉइटर उससे मुझे नहीं स्प्रेड होगा। तो ये नॉन कम्युनिकेबल होती हैं और क्या कहते हैं हम इनको, डेफिशिएंसी डिजीज कहते हैं। किसी न्यूट्रिएंट की जो है कमी की वजह से कोई डिजीज अगर हो रही है तो उसको क्या बोलेंगे, डेफिशिएंसी डिजीज बोलेंगे, ठीक है।
डिजीज जैसे कि कैंसर, डायबिटीज, एज्मा मे ऑफ्टन परसिस्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम मोर देन 3 months एंड इज रेफर्ड टू एज क्रॉनिक डिजीज। ये जो डिजीजेस हैं जैसे कि कैंसर हो गया, डायबिटीज हो गई, एज्मा हो गया, ये आपकी लॉन्ग टाइम के लिए परसिस्ट कर सकती हैं। जैसे अगर डायबिटीज बिल्कुल शुरू ही हो रही है और आपने अगर उसको कंट्रोल कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको जो है आप डायबिटिक हो गए तो फिर ये लंबे समय तक जो है चल सकती है और फिर आपको जो है हमेशा ही इसको क्या करना पड़ेगा, इसका हमेशा ही परहेज रखना पड़ेगा चीज़ों में, सो दैट ये जो है और ना बढ़े। तो ये क्या है, ये लंबा टाइम लेती है। तो ये अगर 3 महीने से जो है ज़्यादा टाइम ले रही है तो हम क्या बोलेंगे, क्रोनिक डिजीज बोलेंगे। मैंने आपको अभी बताया कि जो डिजीजेस कम टाइम में जो है फटाफट से जो है होती हैं और ठीक हो जाती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, एक्यूट डिजीजेस। जो डिजीजेस लंबा टाइम लेती हैं, कुछ महीनों से लेकर सालों लगाती हैं, उनको हम बोलते हैं क्रोनिक डिजीजेस। ठीक है। Diabetes is a common disease which is becoming more prevalent in adults as well as in children. Diabetes जो है एक बहुत ही common disease है जो कि बहुत ही जो है common हो चुकी है। adults में तो ठीक है, आजकल आपको childrens में भी diabetes देखने को मिलेगा। इंडिया जो है अब आज के टाइम का जो इंडिया है वो हाईएस्ट नंबर दे रहा है कि हाईएस्ट नंबर ऑफ पीपल हैं हमारे पास, हमारी कंट्री में, जिनको डायबिटीज हो चुका है। हमारी कंट्री में जो है अगर आप वर्ल्ड लेवल पर देखें तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि हम ऊपर टॉप रैंकिंग में, वन ऑफ द टॉप रैंकिंग में आ गए हैं कि हमारे यहाँ डायबिटीज इतना ज़्यादा बढ़ चुका है। ठीक है। इट often develops due to a combination of hormonal imbalances, unhealthy eating habits, lack of physical activity, being overweight, obese और other reasons। यहाँ पे डायबिटीज़ क्यों होता है उसके रीजंस दिए हुए हैं। या तो कोई एक रीज़न होगा या फिर इसमें से मल्टीपल रीजंस एक साथ भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो क्यों डेवलप हो रही है, हार्मोनल इम्बैलेंसेस की वजह से। हमारी बॉडी में एक हार्मोन रिलीज होता है ब्रेन में, उसका नाम होता है ADH, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। जानने की अभी इतनी ज़रूरत नहीं है, मैं बस बता रही हूँ। उस हार्मोन की वजह से भी एक तरीके का डायबिटीज़ होता है। आपकी ईटिंग हैबिट्स अगर अच्छी नहीं, आप जो है बहुत सारा जंक खा रहे हैं, आपकी बॉडी में फैट जितना जमा हो रहा है उसकी वजह से क्या होगा, आपकी बॉडी ग्लूकोज को अच्छे से यूज़ नहीं कर पाएगी। उसकी वजह से क्या होगा, ग्लूकोज जो है आपकी बॉडी में यूज़ नहीं होगा तो ब्लड में घूमता रहेगा। ब्लड कैसा होगा, मीठा मीठा हो जाएगा, तो डायबिटीज़ मिलाइटस हो जाएगी। डायबिटीज़ जो है उसमें भी हो जाएगा अगर ग्लूकोज यूज़ नहीं हो पा रहा है। फिर जो है फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे, खाते जा रहे हैं, एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, सारे के सारे जो फैट है वो क्या होगा, हमारी बॉडी में जमा होगा, बॉडी ओवरवेट हो जाएगी, ओबेसिटी होगी, और भी रीजंस होते हैं किसके, हमारे डायबिटीज होने के। ठीक है, आ गई बात समझ में। तो देयरफॉर नाउ वी नो दैट जो हमारे नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस हैं उनका नेचर कैसा है, उनका नेचर कैसा है कि वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में स्प्रेड नहीं होते हैं। वो लाइफस्टाइल की वजह से, जेनेटिक्स की वजह से हो सकता है कि आपके घर में कोई डिजीज़ हो जो प्रिवेलेंट हो, वो फिर आपको भी मिल जाए। जैसे कैंसर वगैरह होते हैं, ये जीन्स में भी ट्रैवल करते हैं, एक जेनरेशन से दूसरे जेनरेशन में आ जाते हैं, और एनवायरनमेंट की वजह से जो है हमारी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होती हैं। डायबिटीज़, एज्मा, कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेज मतलब कि हार्ट से रिलेटेड डिजीजेज जो हैं ये इसका एग्जाम्पल हैं। इसके कॉजेज़ क्या हैं, अनहेल्दी डाइट होना, एक्टिविटी जो है आपकी वो अच्छी नहीं, आप बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं है, साथ ही साथ ओबेसिटी है आपको, आप जो है टोबैको वगैरह खाते हैं, पोल्यूटेड जगह पर रहते हैं हॉर्मोन्स की वजह से, या फिर वही जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में आ गई है, इसकी वजह से जो है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हो जाती हैं। ठीक है, तो हमने देख लिया कुछ नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस के बारे में। अब आइए एक सर्वे करते हैं, एक एक्टिविटी करते हैं इसी से रिलेटेड। तो फाइंड आउट 3 मोस्ट कॉमन लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीजेस इन योर नेबरहुड। तो आपकी नेबरहुड में, आपके इन्वायरमेंट में जो है कौन सी 3 सबसे ज़्यादा प्रिवेलेंट है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, लाइफस्टाइल कोई डिजीज़, वो आपको जो है इसमें लिखना है। आप किसी डॉक्टर से बात कर सकते हैं, नर्स से, किसी हेल्थ वर्कर से, या फिर अगर आपकी फैमिली
फैमिली में किसी को हेल्थ वगैरह के बारे में पता है तो आप उससे भी बात करके जो है पता लगा सकते हैं कि कैसे इन डिजीजेस को प्रिवेंट किया जा सकता है, कैसे मैनेज किया जा सकता है। ठीक है, यू कैन ऑल्सो कंसल्ट ट्रस्टेड हेल्थ वेबसाइट्स, बुक्स, टीचर्स एंड डॉक्टर्स। आप जो है आप किसी ट्रस्टेड हेल्थ वेबसाइट को जहाँ पे सच में ऑथेंटिक ऑनलाइन इंफॉर्मेशन होती हो वो भी देख सकते हैं, बुक्स को रेफर कर सकते हैं, टीचर्स से, डॉक्टर्स से बात करके जो है पता लगा सकते हैं। फिर टेबल 3.2 में आपको क्या करना है, इसको जो है फिल करना है। तो यहाँ पर पहला जो कॉलम है वो क्या है कि कौन कौन सी डिजीज़ है, कौन सी लाइफस्टाइल रिलेटेड आपको डिसऑर्डर यहाँ पर मेंशन्ड है, उसके साइन और सिम्टम्स क्या हैं और फिर आप क्या क्या चेंज करेंगे सो दैट ये जो डिजीज़ है वो हम प्रिवेंट कर पाएँ। पहला है ओबेसिटी। अब ओबेसिटी में क्या होता है कि आपकी जो बॉडी है वो ओवरवेट की भी कैटेगरी से ऊपर चली गई है। ठीक है, तो आपको क्या क्या साइंस एंड सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, आपको देखने को मिलेगा कि आपको जो है कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम हो रही है, आपको देखने को मिलेगा आपका वेट बहुत ज़्यादा है, एक्टिविटी बहुत कम है, आपको ओबेसिटी है तो आपको डायबिटीज़ भी देखने को मिलेगी, आपको जो है आपको जो है मेंटल जो है डिसऑर्डर्स होने लगेंगे। क्यों? क्योंकि आप इतने ज़्यादा ओबीज हैं, हो सकता है आपको सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं कर रही हो, उसकी वजह से आपको अलग अलग तरीके के जो है एंग्जाइटी वगैरह देखने को मिलेगी। उसके बाद अगर आप ओबीज हैं तो आपको जो है ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होने लग सकती है। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको होने लगेगी। लेकिन अगर बात करें कि उस टाइम पे साइन और सिम्टम्स क्या आएंगे तो बहुत ज़्यादा गर्मी होना, साथ ही साथ वेट का जो है कंट्रोल ना होना, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो हमको क्या करना है, प्रॉपर डाइट अच्छी लेनी है, मतलब कि बैलेंस डाइट लेनी है। ये नहीं कि हम खूब सारा खाना खा रहे हैं, हमको न्यूट्रिशियस फूड खाना है और एक्सरसाइज जो है वो रेगुलरली करना है सो दैट हम अपनी ओबेसिटी को जो है कंट्रोल कर पाएँ। नेक्स्ट क्या है, डायबिटीज़ है। अब डायबिटीज़ में क्या होगा, आपको यूरिनेशन जो है बहुत फ्रीक्वेंटली आएगी, आपको जो है बार बार यूरिन पास करना पड़ेगा, प्यास बहुत ज़्यादा लगेगी, वेट लॉस होगा, थकान बहुत ज़्यादा होगी और अगर मान लीजिए कोई इन्फेक्शन वगैरह हो गया तो वो बहुत धीरे धीरे ठीक होगा, उसकी जो ठीक होने की रेट है वो क्या होगी, वो बहुत कम हो जाएगी। अब इसमें आपको क्या क्या करना है, इसमें सबसे पहले तो आपको प्रिवेंशंस करने हैं। जैसे कि डायबिटीज़ में आपको जो है मीठा वगैरह को बिल्कुल कंट्रोल करना है, ऐसे फूड जिनसे आपका शुगर लेवल स्पाइक कर रहा है उसको जो है नहीं खाना है। उसके बाद आपको न्यूट्रिशियस फूड खाने हैं जो आपको डॉक्टर ने बताए हैं। फिर आपको जो है रेगुलरली डायबिटीज़ चेक करना है। फिर आपको जो है एक्सरसाइज करते रहना है प्रॉपर सो दैट आपकी बॉडी जो है एक्टिव रहे। ठीक है, अपनी इम्यूनिटी को जो है मेंटेन करके रखना है सो दैट आपको जो है इन्फेक्शन वगैरह ना हो और उनसे आपकी बॉडी जो है लड़ पाए। ठीक है, फिर अब आ गया हाई ब्लड प्रेशर, इसको हम कहते हैं हाइपरटेंशन भी। अब हाई ब्लड प्रेशर के बारे में अगर बात करें तो आपका नॉर्मल जो ब्लड प्रेशर रहता है वो 120/80 रहता है। अगर हाई ब्लड प्रेशर की बात करें तो वो 140/100 ऐसा अगर इससे ऊपर जा रहा है और परसिस्टेंट बना हुआ है तब हम उसको कहेंगे कि हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है। इसमें क्या साइन सिम्टम्स आएंगे कि बहुत ज़्यादा गर्मी होने लगेगी, बहुत चिड़चिड़ापन होगा, बहुत थकान होगी, गुस्सा बहुत जल्दी आएगी। ठीक है, ये सारे सिम्टम्स आपको हाई ब्लड प्रेशर में देखने को मिलेगा। क्या प्रिवेंशन करेंगे, क्या लाइफस्टाइल चेंजेस लाएंगे कि हम जो है बहुत ज़्यादा सॉल्टी खाना नहीं खाएं। ठीक है, उसके बाद जो है जो हमको खाना खाने को बोला गया है, जो हमको डॉक्टर ने सजेस्ट किया है, हम वो जो है खाना खाएं। उसके बाद क्या करेंगे, हम ऐसी फैटी ऑयली चीज़ें ये सबको हमको अवॉइड करना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है, साथ ही साथ आपको फिजिकल एक्टिविटी अपनी जो है वो रेगुलेट करनी है, एक्सरसाइज जो है वो करते रहना है, आपको जो है अपनी बॉडी को इंटरनली क्लीन रखना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें करके क्या होंगी, हमको ये जो नॉर्मल लाइफस्टाइल से रिलेटेड डिजीजेस हैं वो हमको क्या होंगी, कंट्रोल हो जाएंगी। तो आपके एरिया में अगर कोई ऐसी डिजीज़ है जो बहुत प्रिवलेंट है वो आप जो है इस कॉलम में फिल कर सकते हैं और फिर अगर आप वो मुझे भी बताएंगे तो हम उसके साइन और सिम्टम्स और लाइफस्टाइल में क्या चेंज ला के हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं वो हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है,
तो बी अ साइंटिस्ट में आज हम जानेंगे डॉक्टर कमल रानादेव के बारे में, ठीक है। ये जो है बायोमेडिकल रिसर्चर थी। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने स्टडी किया कि कैसे हार्मोन्स and certain viruses are linked to cancer, helping improve its treatment and prevention। इन्होंने किस चीज़ पे रिसर्च की, इन्होंने कैंसर के ट्रीटमेंट पे रिसर्च की, ठीक है। ये है हमारी डॉक्टर कमल। तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने जो है रिसर्च करी कि कैसे कुछ हार्मोन्स और कुछ वायरसेस आपस में कनेक्टेड होते हैं, लिंक्ड होते हैं, और इसी लिंक को जो है यूज़ करके इन्होंने कैंसर के ट्रीटमेंट में उसको हेल्प मिल पाए, कैंसर के ट्रीटमेंट में हेल्प हो जाए, साथ ही साथ कैंसर के प्रिवेंशन में हेल्प हो जाए, इसकी जो है इन्होंने स्टडी करी। इनके वर्क ने ये भी दिखाया कि कैसे टोबैको हो गया, आपका डाइट हो गया, पोल्यूशन हो गया, कैंसर के रिस्क को जो है बढ़ाते हैं। तो आप अगर जो है टोबैको वगैरह खा रहे हैं, सब्सटेंस अब्यूज़ कर रहे हैं, आपकी डाइट अच्छी नहीं है, आपका एनवायरनमेंट पोल्यूटेड है, इसकी वजह से कैंसर जो है बढ़ता है। और इन्होंने हाईलाइट किया कि आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल अगर ऑप्ट करेंगे तो आप जो है कैंसर को काफ़ी हद तक जो है प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने आज डॉक्टर कमल के बारे में जान लिया। तो यहाँ पर हमने ये लेक्चर जो है पूरा कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हमने कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ेस को समझा, वो क्या होते हैं, कितनी तरीके के, हमने कुछ एग्जाम्पल्स भी देखे दोनों ही डिजीज़ेस के, उनके प्रिवेंशंस भी देखे। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगर आपको हमारे और भी लेक्चर्स के वीडियोज़ देखने हैं तो वो बिल्कुल फ्री में अवेलेबल हैं हमारे मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, हमारे मोबाइल एप्लीकेशन और हमारी वेबसाइट पे। साथ ही साथ ई नोट्स और ई बुक्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और हमारे जो अदर टॉप कोर्सेज हैं जो कि इंग्लिश और हिंदी दोनों ही मीडियम में अवेलेबल हैं, वो भी आपको हाई क्वालिटी में मिल जाएंगे। तो इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, पढ़ते लिखते रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए। थैंक यू वेरी मच।